अगर मैं लास्ट क्लास में अगर आऊं, हमने बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बोला था बच्चों कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एक पर्टिकुलर डेट पे दो बैलेंसेस को मिलाते हैं। एक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक या फिर बैंक बुक मैंने बोला था, और दूसरा पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बैलेंसेस को एक पर्टिकुलर डेट पे हम लोग मिलाते हैं। इसके कुछ फीचर्स हमने डिस्कस करे थे, जो मैंने बोला था कि एमसीक्यू के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला था कि ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। गलती से भी कभी इसको आप अकाउंट मत बोल देना, दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने बोला था इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है फॉर योर एमसीक्यू, राइट। दूसरा हमने ये भी बोला था कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग में हम लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, और जिस भी डेट पे आप बना रहे हो वो डेट डालते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। फॉर द ईयर कभी नहीं लिखना, ये फॉर द ईयर नहीं बनता, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने बोला था कि भाई बिजनेसेस जो है रेगुलर इंटरवल में बीआरएस बनाते रहते हैं, मानो हर महीने या हर क्वार्टर के बेसिस पे, आधे आधे साल में, मतलब वो कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, उनकी मर्जी है, उनकी श्रद्धा है, उनको कब बनाना है अपने हिसाब से वो बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बोला था कि मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरव्यू में भी सवाल पूछ देते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिजनेस एंटिटी बनाती है, बैंक नहीं बनाता। ये याद रखना, गलती से कभी ये मत बोल देना किसी को कि बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, नहीं। ठीक है, दूसरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये हमें डिफरेंसेस बताता है कि भाई दो बैलेंसेस अगर आ रहे हैं तो दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों है, रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। ठीक है, और इसी बात को फिर हमने आगे डिस्कस किया था कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस या कॉजेज हो सकते हैं दोनों भी बैलेंसेस में डिफरेंस होने के। तो क्या क्या रीजंस प्रीडोमिनेंटली हमने बोले थे, हमने बोला था कुछ आइटम हो सकता है कि कैश बुक में आए लेकिन पासबुक में ना आए। उसके क्या एग्जांपल्स हमने लिखे थे, मतलब उसके हमने कई सारे एग्जांपल्स लिखे थे, अब मैं सारे एग्जांपल्स वापस नहीं डिस्कस कर रहा। यहाँ पे बेसिकली टाइमिंग डिफरेंस की बात आती है कि भाई चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, या चेक हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो ये टाइमिंग डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था, जो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। और इसी का उल्टा एक कॉज था आपका, उल्टी बात थी बेसिकली। क्या बात थी कि कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो हमारी पासबुक में आ रहे हैं परंतु कैश बुक में नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जांपल थे कि भाई बैंक चार्जेस कभी कट जाते हैं, या डिविडेंड या इंटरेस्ट बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, या फिर बैंक हमारी तरफ से कोई पेमेंट्स कर देता है, या फिर कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल्स थे, राइट। इसके अलावा हमने बोला था इसके अलावा कैश बुक या पासबुक में एरर्स हो सकती है, गलतियां हो सकती है, ये भी डिफरेंसेस का कारण हो सकता है। उसके भी कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाए थे, और यहां तो बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं बिकॉज गलतियों की कोई लिमिट नहीं है, गलतियां किसी भी प्रकार की हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, तो सारी गलतियां आपकी एरर्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, ओके। इसके अलावा फिर हमने बोला था भाई दो तरह के बैलेंसेस होते हैं हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, एक हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, एक हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोला जाता है। फिर मैंने बोला था कि फेवरेबल बैलेंस कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है लेकिन पासबुक में क्रेडिट होता है, और इसी का उल्टा अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक में क्रेडिट होता है और पासबुक में डेबिट होता है। ठीक है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो दैट मीन्स वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस की बात कर रहा है। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है तो इट मींस वो फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन में अगर बोलते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मींस वो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस बोल रहा है। और सिमिलरली अगर क्वेश्चन में बोलता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो वहां पे वो किसकी बात कर रहा है, फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहा है। तो ये आपको भी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड हमने ये भी बोला था, एक बेसिक जानकारी ली थी कि भाई अगर बैंक में पैसा बढ़ता है, बैंक बढ़ता है, तो हमारी कैश बुक में तो हम डेबिट करते हैं बिकॉज ये एसेट है और एसेट बढ़ रहा है क्लियर के रूल के हिसाब से, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बैंक का जो बैलेंस है उनके लिए लाइबिलिटी है। इसलिए अगर बैंक बढ़ता है, बैंक का बैलेंस बढ़ता है, तो हमारे पासबुक में वो क्रेडिट होता है। और इसका उल्टा भी, अगर बैंक कम होता है तो एसेट कम हो रहा है तो हमारी कैश बुक में हम इसको क्रेडिट करते हैं, और बैंक वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसलिए वो अपनी पासबुक में डेबिट करके दिखाते हैं।
ठीक है। अच्छा, फिर प्रेजेंटेशन वाली बात तो खैर मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज करा दी, मैं दोबारा नहीं कर रहा। फिर हमने बोला था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस क्या होता है, मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन में आपको कौन सा बैलेंस दे रखा है। अगर क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आप स्टार्ट करोगे कैश बुक के बैलेंस से। अगर क्वेश्चन में आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे। लेकिन इसमें हमने इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करी थी जो आपको याद रखनी है, क्या, अगर स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल बैलेंस है, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, तो आपको प्लस आइटम के नीचे लिखना है। वहीं अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, चाहे एज पर कैश बुक हो या एज पर पासबुक है, आपको इसको कहां लिखना है, आपको इसको माइनस आइटम के नीचे लिखना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाले क्वेश्चन करेंगे, बेसिकली कराऊंगा मैं आपको, तो वहां पे आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और इसके अलावा एक बेसिक बात बोली थी भाई, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कि फेवरेबल बैलेंस है, तो हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, हम हमेशा फेवरेबल बैलेंस मान के चलेंगे। इसके अलावा हमने फिर एनालाइज करना सीखा था कि जो कॉजेज होते हैं उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसका इफेक्ट कैसे देखा जाता है। और ये किस टर्म में हमने सीखा था कि कोई कॉज दे रखा है तो उस कॉज की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। ये थिंकिंग करनी, एनालिसिस करानी मैंने आपको सिखाई थी। तो ये हमने क्वेश्चन में अप्लाई भी करा था और आज हम इसको और अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो इसको मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये तो हमने आज करना ही है क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये हम आज करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसमें मैंने आपको मुद्दे की चीज बताई थी कि लास्ट में जो आपका दूसरा बैलेंस बचेगा, जब आप बीआरएस खत्म करोगे, आपका दूसरा बैलेंस जो आएगा वो कैसे पता लगेगा कि वो फेवरेबल आया है कि अनफेवरेबल आया है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया था, अगर प्लस आइटम का टोटल माइनस आइटम के टोटल से ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस होगा। और वहीं अगर माइनस आइटम का टोटल प्लस आइटम के टोटल से ज्यादा है तो जो रिजल्टेड बैलेंस होगा दैट विल बी अनफेवरेबल। ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। आई होप आपने ये बात लिख ली होगी, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ठीक है। तो ये बातें हमने डिस्कस करी थी सारी लास्ट क्लास में, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें अच्छे से याद आ गई होंगी और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।